Hello students and my dear friends, welcome back to my YouTube channel and today is 7th of February 2023, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक टाइम, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट PDF भी चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो हैज़ वन डिस्कशन ग्रुप दैट यू कैन ज्वाइन टू कम्युनिकेट विद मी एंड लाइक माइंडेड पीपल. इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ पेपर की PDF भी अपलोड हो जाती है. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. थॉट ऑफ द डे इज इट टेक्स करेज टू ग्रो अप एंड बिकम हु यू रियली आर. आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं. और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 7 जो हैं वो मिंट के हैं, रिमेनिंग जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन आर्टिकल नंबर 1 से, जो कि मिंट के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है. BIS टू सबमिट रिपोर्ट ऑन लास्ट ईयर्स EV बैटरी फायर्स. आपको याद होगा कि लास्ट ईयर कई सारे केसेस और इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिले जो हमने न्यूज़ एनालिसिस में कवर भी किया था, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज थी उनमें आग लगने के इंसिडेंट सामने आए थे. और ये कई सारे स्टेट्स में ऐसे इंसिडेंट देखे गए थे. इसी के इमीडिएटली बाद कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था फॉर आइडेंटिफाइंग द टेक्निकल स्नैग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, जिससे कि आगे ये इंसिडेंट ना हो पाए. इनका बेसिक कॉज आइडेंटिफाई किया जाए और क्या इस तरह के इंसिडेंट को आगे रोका जा सकता है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट या कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ले सकती है, जिससे कि इंडिया में EV बैटरीज जो हैं वो उनका अडॉप्शन जो है, या हम बोले इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उसका अडॉप्शन इंक्रीज़ करे. क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के लिए उसकी सेफ्टी जो होती है वो सबसे प्राइमरी कंसिडरेशन होती है. और इसके लिए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की एक टेक्निकल टीम को ये इंक्वायरी दी थी. क्योंकि इनिशियली जो गवर्नमेंट ने वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था वो बहुत ज़्यादा कोई कंक्लूसिव रिमार्क नहीं आइडेंटिफाई कर पाई थी, कंक्लूसिव रिमार्क के साथ नहीं आ पाई थी. इसीलिए इसके बाद BIS की टेक्निकल टीम को ये मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया गया था और कहा गया था कि जितनी जल्दी हो सके उस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाए, उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए. तो फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो टेक्निकल टीम जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि कॉज क्या है इस पर्टिकुलर फायर का, इंसिडेंट का, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो रिपोर्ट अब प्रिपेयर हो चुकी है. और अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हॉट टेम्परेचर की वजह से और पुअर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से समर में ये इंसिडेंट हमें देखने को मिले. तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है. हालांकि ये रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुई, ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन. और इसको लेकर के रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि समर आने से पहले ये जो भी इश्यूज़ हैं थर्मल मैनेजमेंट के EV बैटरीज में, इनको प्रॉपरली फिक्स किया जाए. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 2022 जो था वो थर्ड हॉटेस्ट पीरियड था पास्ट 122 ईयर्स में, 122 सालों में, जिसकी वजह से जो EV मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, या वो भी ऐसा फोरकास्ट नहीं कर पाए थे, फोरसी नहीं कर पाए थे कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा. और उसी इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से ये जो टेम्परेचर मैनेजमेंट का सिस्टम है ये EV बैटरीज में बिगड़ गया और हमें कई सारे केसेस में ये फायर देखने को मिला. हालांकि इफ़ यू रिमेंबर, इसी पर्टिकुलर जो फायर हुए थे इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर थे उनको नोटिस भी गवर्नमेंट ने सर्व किया था, शो कॉज नोटिस कि ऐसा उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक जो बैटरीज़ हैं उनके साथ क्यों हो रहा है. तो जो भी EV मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने रिप्लाई भी किया था और गवर्नमेंट ने बोला था तो आप एज सून एज रिप्लाई करें या फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. तो फाइनली जो BIS दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वो अब तैयार है अपनी रिपोर्ट के साथ. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट पेपर. चेंजेस इन टैक्स लॉ टू नेट अ बिगर
हॉल। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स में चेंजेस लाए हैं, स्लैब चेंज किए हैं, कुछ एग्जम्पशन को रिमूव किया है, कुछ इस एग्जम्पशन के स्कोप को एक्सटेंड कर दिया है। तो जितने भी चेंजेस गवर्नमेंट ने लाए हैं, एक्सपर्ट अब उसको एनालाइज कर रहे हैं और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये जितने भी चेंजेस लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे चेंजेस आगे आने वाले टाइम में जो टैक्स पेयर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज करेंगे। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में टैक्स पेयर का नंबर बहुत कम है। A major part of population do not pay any type of tax. तो जो अभी recent changes लाए गए हैं टैक्स में, उसके according the number of taxpayers will increase and this increased number will help the government to have the more tax collection. तो ये एक्सपर्ट का मानना है कि ये सारे चेंजेस के थ्रू जो टैक्स पेयर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा। उनका नंबर अगर इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज करेगा। इट मीन्स टैक्स कंप्लायंसेस इंक्रीज करेगा। इसके अलावा जो एंटी अवॉइडेंस मेजर लिए गए हैं फाइनेंस बिल 2023 में, ये भी गवर्नमेंट के रिवेन्यू को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। बेसिकली ऐसा रिवेन्यू जो गवर्नमेंट का जाएगा नया टैक्स रेजिम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेफिनेटली जो कोई भी नया लॉ या नया पॉलिसी या कोई भी नया रेजिम आता है तो इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी जाता है। तो ये कहना है एक्सपर्ट का कि जो ये रिवेन्यू गवर्नमेंट का जाएगा उस रिवेन्यू को फुलफिल करेगा ये एंटी अवॉइडेंट मेजर्स जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2023 यानी इस बजट ईयर में पास किए हैं। तो जो टैक्स अवॉइडेंस टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस चलती हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एंटी अवॉइडेंस मेजर भी अनाउंस किए हैं। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये जो मेजर्स हैं ये गवर्नमेंट के रिवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। हम बोल सकते हैं कि ऐसा रिवेन्यू जो कि नए टैक्स को इम्प्लीमेंट करने में जाएगा उसको फुलफिल करेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने 14 ऐसे स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स किए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जिसका सीधा पर्पस यही है कि जो टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन है, उसको चेक किया जा सके, उसको रोका जा सके, उस माल प्रैक्टिस को कम किया जा सके। अगर की प्रपोजल्स की बात करें कि 14 में से ऐसे कौन से अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये है कि जो भी अगर कोई भी गिफ्ट जिसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर होती है और कोई भी इंडिविजुअल रिसीव करता है 50,000 के ऊपर की वैल्यू का गिफ्ट जो कि ऑर्डिनरी इंडियन रेसिडेंट नहीं है, उस पर भी अब टैक्स एप्लीकेबल कर दिया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर भी टैक्स इम्पोज किया गया है। रिमूवल ऑफ एग्जम्पशन टू न्यू एजेंसीज, जो नई एजेंसीज है जिनको कुछ टाइम के लिए एग्जम्पशन दिया जाता था टैक्स एग्जम्पशन, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। रिमूवल ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स टू रेजिडेंट। तो लिस्टेड डिबेंचर्स थे जिनमें कुछ टैक्स एग्जम्पशन था, उसको भी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। कैपिंग रिलीफ ऑन कैपिटल गेन टैक्स इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी रियल स्टेट प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का जो कैपिटल गेन होता है उस पर भी कैपिंग जो थी, रिलीफ की कैपिंग थी, उसको भी रिमूव कर दिया है गवर्नमेंट। और इस तरीके से कई सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने किए और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इन सारे चेंजेस से गवर्नमेंट का ओवरऑल जो टैक्स कंप्लायंस है वो इंप्रूव करेगा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंप्रूव करेंगे, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करेगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। अडानी प्रीपेड $1.1 बिलियन लोन। तो जिस तरीके से अभी अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है उस पर्टिकुलर क्राइसिस की सिचुएशन में बिलियनर मिस्टर अडानी ने अप्रॉक्सीमेटली $1.11 बिलियन का जो लोन है उसको प्री पे कर दिया है। तो अहेड ऑफ द मैच्योरिटी टू रिलीज प्लेज शेयर्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट and Special Economic Zone Limited and Adani Green Energy Limited has paid approximately 1.1 billion of its प्रीमेच्योर शेयर। और इसका रीजन क्या है, क्यों अडानी ग्रुप ने ऐसा किया? सिंपली टू रीस्टोर द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ईजिंग द सेलिंग प्रेशर इन द ग्रुप स्टॉक। तो जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप के स्टॉक में, उसको थोड़ा सा रिलीज करने के लिए और इन्वेस्टर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए कि जो कंपनी है वो सफिशिएंटली फाइनेंस्ड है, ऐसे कोई भी क्राइसिस नहीं है कि उनका पैसा डूब जाएगा। और इसीलिए इतना जो लोन है अमाउंट का जो प्री मैच्योर सिक्योरिटी उसको पहले ही रीपे कर दिया है 3-4 कंपनीज ने अडानी ग्रुप की। और ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि जो सीनियर वेल्थ मैनेजर एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि दिस रिवोकेशन ऑफ प्लेजेस कुड बी वन ऑफ द मोर स्टेप्स towards calming the storm that has engulfed the group. So this is all for restoring the confidence
of investors. Approximately, Adani Group has paid this amount of money, and this is the segregation: Adani Port, Adani Green, and Adani Transmission. इसके अलावा अडानी ग्रुप से रिलेटेड एक और न्यूज़ को भी हम यहीं कवर कर लेते हैं. सेबी कैन एक्सेस ऑल मॉरिशस इंफॉर्मेशन. सो इंडिया मार्केट रेगुलेटर को अडानी ग्रुप और उसके एफिलिएट के सारी इंफॉर्मेशन एसेसिबल है, सारे डॉक्यूमेंट्स एसेसिबल हैं. इंडियन रेगुलेटर जब चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, मांग सकता है अडानी ग्रुप से, चाहे वो मॉरिशस का ही काउंटर पार्ट क्यों ना हो, चाहे मॉरिशस की ही कंपनी एफिलिएट क्यों ना हो. ऐसा कहना है सीनियर मॉरिशस मिनिस्टर का. तो बेसिकली मॉरिशस में जो अडानी ग्रुप का कंपनी है उसको लेकर के मॉरिशस के जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि अगर इंडियन मार्केट रेगुलेटर चाहें तो मॉरिशस एफिलिएट से या मॉरिशस के काउंटर पार्ट से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं. So authorized institutions are allowed to have full information even up to the ultimate beneficiary as per the Minister of Financial Services and Good Governance in Mauritius. और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन IOSCO का पार्ट है मॉरिशस. इसका हवाला देते हुए या इसको डायरेक्ट करते हुए मिनिस्टर ने बोला है कि हम इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के पार्ट हैं, तो डेफिनेटली हम जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो प्रॉपरली करेंगे. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट में नेक्स्ट सेल सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24 बाई सेप्टेम्बर. तो इंडिया में सेल द ग्रीन सोवरेन बॉन्ड फॉर द सेकेंड ईयर स्टार्टिंग 1st April to fund investment in solar, wind, hydro and other sustainable project. तो इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन से माइग्रेशन में हेल्प मिलेगी. इनिशियली गवर्नमेंट ने प्लान किया था अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड को सेकेंड हाफ यानी जनवरी फरवरी में इशू करने का प्लान किया था. बट अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली हो सकता है गवर्नमेंट इसको फर्स्ट हाफ में ही फाइनेंशियल ईयर 24 यानी अप्रैल से के बाद के पीरियड, अप्रैल से जून के बीच में ही गवर्नमेंट इन सोवरेन बॉन्ड को इशू कर दे. सो लेट अस सी व्हाट गवर्नमेंट विल डू. या हो सकता है गवर्नमेंट इसको आगे आने वाले कुछ ट्रांचेस में इशू करे. फर्स्ट ट्रांच जो है वो 25 जनवरी को, जो सेकेंड ट्रांच है वो 9 फरवरी को शेड्यूल था. बट अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा पहले इस पर्टिकुलर प्लान को, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को इशू कर सकती है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट. पार्लियामेंट डेडलॉक एज अपोजिशन सीक डिबेट्स ऑन अडानी. तो अडानी ग्रुप पर डिबेट के लिए पार्लियामेंट में भी काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज आर डिमांडिंग फॉर डिबेट ऑन अडानी ग्रुप सिचुएशन, और जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं फिलहाल उन पर डेडलॉक लग गया है. पार्लियामेंट अभी के लिए रुकी हुई है क्योंकि अपोजिशन की डिमांड है कि उन्हें पहले अडानी जो क्राइसिस है उस पर डिस्कशन करना है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कोल इंडिया लिमिटेड वेज बिल टू हिट ₹46K करोड़ आफ्टर यूनियन डील. तो स्टेट रन जो PSU है दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड, उसका जो एनुअल वेज बिल है वो अप्रॉक्सीमेटली 46K करोड़ तक जाने वाला है. अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिल रहा है आफ्टर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइनर एग्रीड लास्ट मंथ टू रिकमेंड अ न्यू वेज एग्रीमेंट फॉर इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय. तो लास्ट मंथ बेसिकली जो CIL है वो एक नए वेज एग्रीमेंट में गया था अपने सारे नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के. तो कुछ वेज हाइक जो था वो ऑफर किया था और एक नया एग्रीमेंट किया था CIL ने अपने नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के साथ में. और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये नया वेज बिल है ये 6,000 करोड़ का ज़्यादा बर्डन गवर्नमेंट पर डालेगा. अप्रॉक्सीमेटली 46K करोड़ का वेज बिल आ गया है जो पिछले बिल से अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ ज़्यादा है. गवर्नमेंट पर इतना ज़्यादा एडिशनल बर्डन देखने को मिलेगा. तो कोल इंडिया एंड द 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन BMS, HMS, AITUC और CITU has signed the memorandum of understanding recommending the 19% wages hike, 19% वेजेस हाइक किया था इनटू मिनिमम गारंटी बेनिफिट्स MGB में, जिसके बाद से जो ये वेज का बिल है ये 46K तक पहुंच गया है. तो लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल डील विद दिस सिचुएशन. अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल. बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल नंबर 4 जो कि आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है. PM आवास जल जीवन टू क्रिएट रूरल जॉब जस्टिफाई मनरेगा कट्स CEA. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि बजट में इस बार का जो बजट एलोकेशन हुआ उसमें मनरेगा में जो एलोकेशन है गवर्नमेंट ने वो रिड्यूस किया है. और उसके 2 एग्जाम्पशन से हमने डिस्कस भी किया था गवर्नमेंट ने कौन कौन से एग्जाम्पशन के बेसिस पर मनरेगा में एलोकेशन रिड्यूस किया था. पहला गवर्नमेंट ने माना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बूस्ट करेंगी जिसकी वजह से जो रूरल
एरिया है वहाँ पर जो जॉब डिमांड है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि बिकॉज दिस इज़ अ डिमांड ड्रिवन स्कीम, तो अगर जब चाहेंगे तब हम इसको रीअलोकेट कर देंगे, इसमें रीअलोकेशन कर देंगे। तो अगर हमें लगेगा कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो गवर्नमेंट ज़्यादा अलोकेट कर देगी। इन दो अजम्पशन के बेसिस पर इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने मनरेगा में कट अनाउंस किए थे, और उसी के बाद से कई एक्सपर्ट से, कई कॉर्नर से गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिला था। और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूरल हाउसिंग और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने ज़्यादा अलोकेशन किया, जैसे कि पीएम आवास और जल जीवन स्कीम जो है उस पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा अलोकेशन किया है। और इन स्कीम पर ज़्यादा अलोकेशन हुआ है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हाउसिंग डेवलपमेंट बढ़ेगा, जो कि ऑलरेडी जॉब क्रिएट करेगा रूरल एरियाज़ में। जब जॉब क्रिएशन हो रहा है तो मनरेगा में स्कीम में एलोकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस हैं, पुअर इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, इसकी वजह से भी हो सकता है कई बार टारगेट मीट आउट नहीं हो पाता। लेकिन जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो एलोकेशन लोअर किया गया, उसका सीधा रीज़न ये है कि जो अदर रूरल कंपोनेंट हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, उन सब पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एलोकेशन इंक्रीज कर दिया है, और इस तरह के एलोकेशन ऑलरेडी जॉब जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज द की रूरल स्कीम। एक्चुअल कितना था, बजटेड एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट, फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 24 तक का डेटा दिया हुआ है। मनरेगा में कितना एलोकेशन हुआ, जल जीवन मिशन में कितना एलोकेशन हुआ, और पीएम आवास में। इट इज जस्ट अ कंपैरेटिव स्टडी, यू कैन हैव द ग्लिम्प्स ऑफ इट। कि फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 98K का एलोकेशन और यूज हुआ था, 23 में 73 का एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन बाद में उसको रिवाइज कर दिया था 89K तक। और फाइनेंशियल ईयर 24 में 60K का अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है मनरेगा में। और अगर हम जल जीवन में देखें तो 63 का एलोकेशन, 63K का एलोकेशन, 63 करोड़ का एलोकेशन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22 में किया था, जो 23 में थोड़ा सा रिड्यूस किया था, लेकिन लेटर ऑन उसको और ज़्यादा स्लैश डाउन कर दिया क्योंकि वो अनयूटिलाइज रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट ने अगर हम देखें तो पिछले लास्ट 3 सालों में सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस बार जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट ने किया है। इसके अलावा अगर हम पीएम आवास में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 90K करोड़ का एलोकेशन था, जो कि 23 में सब्सटेंशियली गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था, 48K कर दिया था, लेटर ऑन उसको इंक्रीज कर दिया था 77K तक गवर्नमेंट ने। और इस बार अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में भी गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 80K या 79K करोड़ का एलोकेशन गवर्नमेंट ने पीएम आवास में किया। तो इसी को बोला जा रहा है कि जो जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना में जो एलोकेशन इंक्रीज किया गया है वो कॉम्पनसेट करेगा मनरेगा का कट। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का दूसरा आर्टिकल, जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है, पीएम वोज इन्वेस्टर्स विद एनर्जी फोरकास्ट। तो बेसिकली ये इंडिया एनर्जी वीक स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में न्यूज़ है। 3-4 न्यूज़ को कलेक्टिवली हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया एनर्जी वीक के फर्स्ट एडिशन में, इंडिया एनर्जी वीक 2023 के फर्स्ट एडिशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में इंडिया में इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है। इंडिया remain committed to green growth and the country will need major investment into traditional oil gas sector as per our प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट इंडिया ने, मतलब हम हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया जो है वो ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है, लेकिन स्टिल इंडिया में ट्रेडिशनल सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, स्पेशली ऑयल और गैस सेक्टर में। ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी इंडिया वीक के फर्स्ट एडिशन में बोला। तो बेसिकली इन्वेस्टर को अश्योर किया है कि गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन और रिफाइनिंग को भी प्रमोट कर रही है, ट्रेडिशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको भी प्रमोट कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्रीन ग्रोथ की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ अभी इंडिया को रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक और ट्रेडिशनल ऑयल और गैस सेक्टर को प्रमोट करने की, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। और इसी में उन्होंने इंडिया की टोटल जो रिफाइनरी कैपेसिटी है क्रूड ऑयल की, उसके बारे में भी डिस्कस किया। दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग टू रेज द टोटल रिफाइनरी कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 450 MMTS, दैट इज मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। करंटली अभी कितनी है, 250 है, तो 250 से 450 तक इंक्रीज करने की बात की। डेफिनेटली अगर ये रिफाइनरी में इंक्रीज करना है तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कंट्री हैज़ द 4th लार्जेस्ट क्रूड रिफाइनरी कैपेसिटी, चौथी सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनरी।
बट पिछले कुछ सालों में जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा बढ़ गई है। दैट इज़ वाई इंडिया ऑल्सो नीड टू इन्हांस इट्स रिफाइनरी कैपेसिटी, और उसके लिए एक सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, रिफाइनरी में भी, एक्सप्लोरेशन में भी, प्रोडक्शन में भी। तो ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी इंडिया वीक में कहा। तो दिस इज़ द पिचिंग ऑफ द प्रोजेक्शन। करंट कितनी कैपेसिटी है, कितनी इंक्रीज करनी है, नेचुरल गैस को लेकर के करंट कैपेसिटी कितनी है और कितनी इंक्रीज करनी है बाय 2030, गैस को लेकर के क्या है कैपेसिटी और कितना टारगेट रखा गया है। और कुछ नए लॉन्चेस भी किए गए। फर्स्ट इवेंट ट्विन कुक टॉप इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम बाय इंडियन ऑयल, ये भी लॉन्च किया गया इस पर्टिकुलर इवेंट में। इसके अलावा प्लास्टिक बेस्ड क्लोथिंग फॉर कस्टमर अटेंडेंस एंड एलपीजी डिलीवरी पर्सनल, इसको भी लॉन्च किया गया इस पर्टिकुलर इवेंट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी इवेंट से ही रिलेटेड है। रिन्यूएबल एंड H2 मेक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इसी इवेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए विजन भी लेड डाउन किया फॉर मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड थर्ड इकोनॉमी विद द फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस किया और विजन डॉक्यूमेंट भी लेड डाउन किया। विजन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर लेड डाउन किया कि आगे आने वाले सालों में किस तरीके से जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फोकस, स्पेशली इन केस ऑफ बायोफ्यूल एंड हाइड्रोजन। और इसके अलावा किस तरीके से इंडिया का जो इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ऑयल एंड गैस पे फॉर डोमेस्टिक नीड, वो भी किस तरीके से रिड्यूस होगी। तो काफ़ी सारे अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हैव केप्ट आवर फोकस ऑन ग्रीन ट्रांसमिशन पुरी। तो हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला जबकि वर्ल्ड जो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस और अदर इश्यूज में बिजी है, इंडिया ने जो अपना कमिटमेंट है ग्रीन ट्रांजिशन पर वो फोकस रखा है। इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट टू द ग्रीन ट्रांजिशन डिस्पाइट द यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन या बोले ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन को सिक्योर करने से ज़्यादा इंडिया ने जो फोकस किया है वो ग्रीन ट्रांजिशन पर किया है। तो हम जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि नो मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट अ ग्लोबल लेवल, वी हैव नॉट टेकन आवर आई ऑफ द बॉल। ग्रीन ट्रांजिशन, जो हमारा जो फोकस है ग्रीन ट्रांजिशन को लेकर कि वो प्रॉपरली फिक्स है। हम अभी भी ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पर हमारा जो फोकस है, ग्रीन ट्रांजिशन पर जो हमारा जो फोकस है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है हमारी। वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कुछ भी चल रहा हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उनको हम प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, बट हमारा जो फोकस है वो चेंज नहीं हो रहा। स्टिल वी आर फोकसिंग ऑन द ग्रीन ट्रांजिशन। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड के। पीएसबी's प्रॉफिट जंप 66% ऑन हेल्दी इंटरेस्ट मार्जिन। रिसेंटली आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से इंफॉर्मेशन मांगी थी कि उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, अडानी ग्रुप में उनका कितना एक्सपोजर है, और जहां पर बैंक्स ने उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी थी और हमने भी उस न्यूज़ को कवर किया था। तो बेसिकली अभी की न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स हैं दिसंबर क्वार्टर के, जो दिसंबर 2022 के, वो सबमिट किए हैं, यानी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट सबमिट किए हैं। और उन रिजल्ट के अकॉर्डिंग 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 65 या बोल सकते हैं 66%, अप्रॉक्सीमेटली 66% इंक्रीज रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ देयर नेट प्रॉफिट। 28,620 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है 11 पब्लिक सेक्टर बैंक ने, स्टेट ओन्ड बैंक्स ने दिसंबर क्वार्टर में। और इसका जो प्राइमरी रीजन है, ग्रोथ केम प्राइमरीली ऑन द बैक ऑफ स्टडी राइज इन नेट इंटरेस्ट इनकम, जो NII में इंक्रीज होने की वजह से ये सडन प्रॉफिट इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 13% का प्रॉफिट इंक्रीज है। ये जो 66% का, ये पिछले ईयर के कंपैरिजन में है। पिछले क्वार्टर यानी Q2 के कंपैरिजन में 13%, हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 14% का इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। और इसमें जो ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसमें जो 50% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, दैट इज द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ इंडिया। तो बेसिकली BS रिसर्च ब्यूरो का ये कंपाइलेशन है जिसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डेटा दिया हुआ है। एक्सेप्ट चेन्नई बेस्ड इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, ऑल PSBs हैव अनाउंस्ड देयर रिजल्ट। और जो ग्रोथ रेट है वो 24.4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। So because of the increase in loan volume, benefit of repricing loan, increase in lending rates amid the hardening interest rate cycle, all these contributed to increase in the profit of public sector banks.
So this is the statistics. You can just have the glimpse of it. अब देख लेते हैं some short news articles from Business Standard. Rupee falls 1% as robust US job data stoke Fed rate hike fears. तो रिसेंटली जनवरी के मंथ में यूएसए में एक सब्सटैंशियल सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन हुआ है और इसका डेटा रिसेंटली पब्लिश हुआ था और इसी के बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि प्रॉबेबली जो यूएस फेडरल है वो पॉलिसी रेट हाइक पर जा सकता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक पॉलिसी रेट हाइक कर सकता है। इसी फियर की वजह से जो यूएस डॉलर है वो अप्रिशिएट हुआ और इंडियन रुपी में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1% का फॉल देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडियन करेंसी में देखने को मिला, जितनी भी एशियन करेंसीज हैं उन सब में हमें ये फॉल देखने को मिला, चाहे वो थाईलैंड की करेंसी हो, साउथ कोरिया करेंसी हो, फिलीपीन हो, इंडियन रुपी हो, इंडोनेशिया, सब में ये फॉल देखने को मिला। रीज़न बिहाइंड ये फियर या ये एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ कि प्रोबेबली जो यूएस फेडरल है वो और ज़्यादा पॉलिसी रेट इंक्रीज कर सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, कॉन्टोर्स ऑफ फार्मा आरआईएल बीइंग फाइनलाइज। सो फाइनली जो आरएलआई गवर्नमेंट ने प्रपोज करी थी, आरएलआई स्टैंड्स फॉर रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, किसके लिए? फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। तो रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, लाइफ साइंस के इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, वैल्यू चेन को इन्हांस करने के लिए सेंट्रल जो है वो एग्रेसिवली वर्क कर रही है, एक्टिवली वर्क कर रही है फॉर रोलिंग आउट दिस आरएलआई, दैट इज रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जैसे हमारी पीएलआई और डीएलआई हैं, उसी के लाइन में गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के आरएलआई प्रपोज करी है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम को फाइनलाइज कर लेगी और इसका सीधा पर्पस ये था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की तरह ही रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई जाए और रिसर्च को प्रमोट किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पास है, नई से नई मेडिसिन और ड्रग डेवलप किए जाएं इंडिया में ही। एंड दिस इज द रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑफ टॉप 5 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, ऑरबिंदो एंड टोरेंट। हम देख सकते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट का फार्मास्यूटिकल कंपनी से अगर हम बात करें तो रिसर्च जो है, आर&डी जो है वो उनका कोर है। अगर आर&डी नहीं होगा तो डेफिनेटली कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसीलिए गवर्नमेंट जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्पेशली जो है वो आरएलआई स्कीम लॉन्च कर रही, ना कि पीएलआई स्कीम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया ईयू सेटअप 3 वर्किंग ग्रुप अंडर ट्रेड एंड टेक काउंसिल, मिनिस्ट्रियल मीट इन 2 weeks। सो इंडिया और यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने मंडे को अनाउंस किया कि वो 3 वर्किंग ग्रुप सेट कर रहे हैं अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जिसका सीधा पर्पस ये होगा कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है ट्रेड ब्लॉक को लेकर के वो इम्प्रूव करी जाए। सो टू ले डाउन द ग्राउंड वर्क, द वर्किंग ग्रुप विल कवर ऑल द की इशूज सच एज स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रेजिलिएंट वैल्यू चेन, ये सारे एरिया को कवर करेंगे। 3 वर्किंग ग्रुप पर स्टडी करेंगे और रिकमेंडेशन देंगे। उसी के बाद जो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है इंडिया और ईयू के बीच में, उसमें नेगोशिएशन स्टार्ट होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस